नमस्कार। अगर आपको इस तरह के विस्तृत विश्लेषण पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम नजर डाल रहे हैं अर्बन कंपनी के आने वाले आईपीओ पर। हमारे पास कंपनी के रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मतलब आईपीओ के ड्राफ्ट पेपर्स के कुछ हिस्से हैं। हाँ, और हमारा मकसद है इस कंपनी के बिजनेस को समझना, ये कमाते कैसे हैं, आईपीओ में क्या खास है और आगे क्या हो सकता है, सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये अर्बन कंपनी, ये वही है जो पहले अर्बन क्लैप थी, है ना? हाँ, बिल्कुल वही। दिसंबर 2014 में शुरू हुई थी, अब अर्बन कंपनी के नाम से जानी जाती है। अच्छा, और करती क्या है ये कंपनी, थोड़ा और बताएं। देखिए, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मतलब एक ऐप या वेबसाइट समझिए, जो हम जैसे ग्राहकों को घर पर सर्विस देने वाले प्रोफेशनल से जोड़ता है। अच्छा, जैसे कि कौन सी सर्विसेज? अरे कई तरह की, जैसे घर की सफाई, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन का काम, एसी सर्विस, ब्यूटी पार्लर वाली सर्विसेज घर पर, पेंटिंग वगैरह। और हाल ही में इन्होंने एक नया काम शुरू किया है, नेटिव ब्रांड के नाम से। नेटिव, ये क्या है? इसमें वो अपने खुद के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, जैसे वाटर प्यूरिफायर और वो दरवाजे वाले इलेक्ट्रॉनिक लॉक। अच्छा, मतलब सर्विस के साथ साथ अब प्रोडक्ट बिजनेस में भी। हाँ, एक तरह से। और इसके फाउंडर्स कौन है? 3 लोग हैं, अभिराज सिंह भल, राघव चंद्रा और वरुण खेतान। ओके, और कंपनी कहाँ कहाँ ऑपरेट करती है, सिर्फ भारत में? नहीं, भारत के करीब 47 शहरों में तो है ही। जून 2025 तक का डेटा है ये। इसके अलावा यूएई और सिंगापुर में भी इनका बिजनेस है। और सऊदी अरब का सुना था मैंने। हाँ, सऊदी अरब यानी केएसए में पहले डायरेक्ट करते थे, लेकिन जनवरी 2025 से वो अब एक जॉइंट वेंचर के थ्रू हो गया है। समझ गई। तो इनके बिजनेस के मुख्य हिस्से कौन से हुए? मोटे तौर पे 3 कह सकते हैं। पहला, इंडिया कंज्यूमर सर्विसेज, मतलब भारत में ग्राहकों को सर्विस देना और प्रोफेशनल्स को सामान बेचना। ठीक है। दूसरा, नेटिव प्रोडक्ट्स की बिक्री। और तीसरा, इंटरनेशनल बिजनेस, यानी यूएई और सिंगापुर वाला काम। सऊदी वाला जेवी अब अलग से अकाउंट होता है। अच्छा, और पैसा कैसे कमाती है कंपनी? रेवेन्यू मॉडल क्या है इनका? 3 मुख्य तरीके हैं। पहला, हम ग्राहकों से ये लोग एक प्लेटफॉर्म फीस या सुविधा शुल्क लेते हैं हर बुकिंग पर। ओके। दूसरा, जो सर्विस प्रोफेशनल्स इनके साथ जुड़े हैं, उनसे भी ये पैसा लेते हैं, कभी सब्सक्रिप्शन फीस के तौर पर, कभी हर काम पर कमीशन या फिर लीड जनरेट करने की फीस। मतलब प्रोफेशनल से भी कमाई है? बिल्कुल। और तीसरा तरीका है इनके नेटिव प्रोडक्ट्स की बिक्री, और जो सामान या टूल्स ये सर्विस प्रोफेशनल्स को बेचते हैं, उससे कमाई। अच्छा, यहाँ एक ज़रूरी बात है ना कि ये जो सर्विस प्रोफेशनल्स हैं, ये इनके पक्के कर्मचारी नहीं हैं। हाँ, ये बहुत अहम पॉइंट है। कंपनी इन्हें इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर मानती है, कर्मचारी नहीं। तो फिर कंपनी इनके लिए करती क्या है? कंपनी का कहना है कि वो इन्हें ट्रेनिंग देती है, अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने देती है, सामान खरीदने का ऑप्शन देती है, बीमा भी करवाती है, मतलब उन्हें मजबूत बनाने में मदद करती है। और एक रिपोर्ट का जिक्र भी है शायद, रेड सीयर रिपोर्ट। हाँ, रेड सीयर की रिपोर्ट कहती है कि इनके प्लेटफॉर्म से जुड़े प्रोफेशनल्स जो बाहर खुद से काम करते हैं, उनसे औसतन 30-40% ज्यादा कमाते हैं। ये फिस्कल 2025 का डेटा है। लेकिन ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर वाला मॉडल, इसमें कुछ पेंच भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। ये दुनिया भर में बहस का मुद्दा है। अगर कभी रेगुलेशन बदले और इन्हें कर्मचारी मानना पड़े, तो कंपनी की कॉस्ट मतलब खर्चे काफी बढ़ सकते हैं। ये एक बड़ा जोखिम है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। खैर, अब जरा आईपीओ की डिटेल्स पर आते हैं फटाफट। हाँ, तो ये कंपनी का पहला आईपीओ है। इसमें करीब 472 करोड़ रुपए के नए शेयर्स जारी होंगे, जिसे फ्रेश इश्यू कहते हैं। और पुराने शेयर होल्डर भी बेचेंगे, ओएफएस। हाँ, ऑफर फॉर सेल ओएफएस भी होगा, मतलब कुछ मौजूदा निवेशक अपना हिस्सा बेचेंगे। शेयर की फेस वैल्यू ₹1 है और लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों पर होगी। एक और बात इसमें थोड़ी अलग है ना, प्रोमोटर्स के होल्डिंग को लेकर। हाँ, ये दिलचस्प है। आईपीओ के बाद तीनों प्रोमोटर्स की कुल मिलाकर हिस्सेदारी 20% से कम हो जाएगी, जो सेबी के नियमों के हिसाब से कम है शायद। सही कहा। तो इस कमी को पूरा करने के लिए एक मौजूदा शेयर होल्डर है VYC11 लिमिटेड, वो अपने शेयर लॉक इन में रखेगा ताकि मिनिमम प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन की शर्त पूरी हो सके। ये स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान देने लायक है। ठीक है, अब आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर। पैसों के मामले में क्या हाल है? यहाँ सबसे बड़ी खबर है, कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 में, मतलब पिछले फिस्कल ईयर में, करीब 240 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखाया है। अरे वाह, ये तो बड़ी बात है।
क्योंकि पहले तो काफी घाटे में थी ना। हाँ बिल्कुल। वित्त वर्ष 2024 में करीब 93 करोड़ का घाटा था और 2023 में तो 312 करोड़ से ज्यादा का घाटा था। तो ये प्रॉफिट में आना एक बड़ा टर्न अराउंड है। लेकिन सवाल ये है कि ये प्रॉफिट टिका रहेगा या नहीं। वही बात है, देखना होगा। रेवेन्यू अवश्य लगातार बढ़ा है। वित्त वर्ष 2024 में ऑपरेशन से कमाई 828 करोड़ के आसपास थी, जो 2023 के 636 करोड़ से काफी ज्यादा थी। और डिविडेंड? नहीं, पिछले 3 सालों में कोई डिविडेंड नहीं दिया है कंपनी ने। एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू पर शेयर 1246 रुपए थी 31 मार्च 2025 को। अच्छा, आईपीओ से जो पैसा आएगा करीब 472 करोड़, उसका क्या करेंगे? मोटा मोटा 4 जगह इस्तेमाल होगा। कुछ पैसा नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और क्लाउड इंफ्रा पर लगेगा। ओके। करीब 75 करोड़ ऑफिसों की लीज पेमेंट में जाएगा और 90 करोड़ मार्केटिंग और प्रमोशन पे खर्च होंगे। और बाकी पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, मतलब कंपनी के रोजमर्रा के या दूसरे कामों के लिए रखा जाएगा। ठीक है। अब कंपनी खुद अपनी क्या ताकतें बताती है, क्या प्लस पॉइंट्स है? कुछ मुख्य बातें। एक तो रेड सीयर के मुताबिक ये भारत में ऑनलाइन होम सर्विस के मामले में लीडिंग प्लेटफॉर्म है। दूसरा, अर्बन कंपनी और नेटिव, ये दोनों ब्रांड अब काफी पहचाने जाते हैं। तीसरा, नेटवर्क इफेक्ट, जितने ज्यादा ग्राहक और प्रोफेशनल्स जुड़ते हैं सबके लिए प्लेटफॉर्म उतना ही बेहतर होता जाता है। और वो प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग वाली बात? हाँ, वो भी। क्वालिटी ट्रेनिंग पर जोर और उन्हें मजबूत बनाना। और एक और पॉइंट है कस्टमर रिटेंशन, मतलब पुराने ग्राहक टिके रहते हैं। वित्त वर्ष 2025 में 70% से ज्यादा बिजनेस पुराने ग्राहकों से ही आया। ये तो अच्छी बात है, लेकिन जोखिम भी तो होंगे। कमजोरियां क्या है? बिल्कुल। सबसे पहला जोखिम तो वही जो हमने पहले बात की, प्रॉफिटेबिलिटी। क्या ये मुनाफा कायम रहेगा? पिछला ट्रैक रिकॉर्ड तो घाटे का है। सही। दूसरा, बिजनेस पूरी तरह से ग्राहकों और सर्विस प्रोफेशनल्स को अच्छा एक्सपीरियंस देने पर टिका है। इसमें कोई भी गड़बड़ हुई तो दिक्कत। हाँ, कंपटीशन भी तो होगा। बहुत ज्यादा, खासकर ऑफलाइन जो असंगठित क्षेत्र है, गली मोहल्ले वाले सर्विस प्रोवाइडर, उनसे तगड़ा कंपटीशन है। फिर बिजनेस को मैनेज करना जैसे जैसे वो बढ़ रहा है वो भी एक चुनौती है। और ब्रांड इमेज का रिस्क? हाँ, अगर कोई नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाए या नकली प्रोडक्ट्स की शिकायतें आएं तो ब्रांड को नुकसान पहुंच सकता है। और वो सर्विस प्रोफेशनल्स वाला कानूनी मुद्दा, वो हमेशा एक तलवार की तरह लटका रहेगा। अगर उन्हें कर्मचारी माना गया तो लागतें बढ़ेंगी और कुछ लीगल केस भी चल रहे हैं, जैसे कैंटारो ने पेटेंट उल्लंघन का केस किया हुआ है। कुछ जीएसटी डिमांड्स भी हैं। काफी सारे पॉइंट्स हैं। अब करते हैं मार्केट अवसर की। इस सेक्टर में ग्रोथ की कितनी संभावना है? संभावना तो बहुत है। भारत का होम सर्विसेज मार्केट बहुत बड़ा है। रेड सीयर का अनुमान है कि 2024 में ये करीब 5 लाख करोड़ रुपए का था। 5 लाख करोड़? हाँ, और अंदाजा है कि ये 2029 तक सालाना 10-11% की दर से बढ़कर लगभग 8.3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। वाह, ये ग्रोथ क्यों हो रही है इतनी? कई कारण हैं। लोगों की इनकम बढ़ रही है, शहर तेजी से बढ़ रहे हैं, युवा आबादी ज्यादा है, न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही हैं, काम करने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। और डिजिटल इंडिया का रोल? वो सबसे बड़ा फैक्टर है शायद। सस्ता इंटरनेट, सबके हाथ में स्मार्टफोन, यूपीआई जैसे आसान पेमेंट सिस्टम, इन सब ने मिलकर कन्वीनियंस यानी सुविधा वाली खपत को बहुत बढ़ावा दिया है। अब लोग घर बैठे सर्विस मंगवाना पसंद करते हैं। लेकिन इसमें ऑनलाइन का हिस्सा कितना है अभी? यही तो मजेदार बात है। अभी ऑनलाइन होम सर्विसेज की पहुंच भारत में बहुत कम है, मुश्किल से 2%। सिर्फ 2%? हाँ, जबकि अमेरिका में ये 50% से ज्यादा है, चीन में करीब 21% है। तो मतलब भारत में अभी बहुत स्कोप है। अपार संभावनाएं हैं। अर्बन कंपनी जैसे प्लेटफॉर्म ग्राहक और सर्विस प्रोफेशनल दोनों की बड़ी जरूरतें पूरी करते हैं। ग्राहक को भरोसेमंद, स्टैंडर्ड क्वालिटी की सर्विस मिलती है और प्रोफेशनल को रेगुलर काम, बेहतर कमाई और इज्जत मिलती है। और विदेश में भी मौके हैं? हाँ, सऊदी अरब, यूएई, सिंगापुर जैसे मार्केट भी बड़े हैं और वहां भी अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है अगले कुछ सालों में। तो कुल मिलाकर फाइनल वर्डिक्ट क्या है संक्षेप में? देखिए, अर्बन कंपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़े लेकिन बिखरे हुए मार्केट को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रही है। हाल ही में प्रॉफिट में आना और एक बड़े मार्केट में होना ये पॉजिटिव है। लेकिन पिछला घाटे का इतिहास, बढ़ता हुआ कंपटीशन और खासकर ये गिग वर्कर मॉडल से जुड़े कानूनी और सामाजिक जोखिम, ये सब निवेशकों को ध्यान में रखना होगा। फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए। बिल्कुल, ये जानकारी निवेशकों को अपना खुद का मूल्यांकन करने और एक सूचित निर्णय लेने में जरूर मदद कर सकती है। आज की इस चर्चा के लिए इतना ही। हाँ, पर जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे भारत में ये गिग इकोनॉमी और प्लेटफॉर्म बेस्ड काम बढ़ रहा है,
क्या अर्बन कंपनी जैसे मॉडल सर्विस प्रोफेशनल्स को सिर्फ आज का काम दिला पाएंगे या उन्हें एक लंबे समय का करियर, सोशल सिक्योरिटी और स्थिरता भी दे पाएंगे? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। बहुत बढ़िया पॉइंट। अगली बार फिर मिलेंगे एक और जानकारी भरे विश्लेषण के साथ। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।